ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग की जो लिस्ट आई है उसमें बाकी देशों के मुकाबले जो इंडियन एयरफोर्स को पोजीशन दी गई है वो इस समय ग्लोबल थिंक टैंक्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच स्ट्रेटेजिक डिबेट का विषय बन गई है। रैंकिंग्स में क्या ऊपर नीचे हुआ है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के शिप के साथ ऐसा क्या किया उसको भी हम डिटेल में डिकोड करेंगे कि आखिरकार ईरान चाहता क्या है। इसके साथ ही वेनेजुएला से इंडियन आर्मी को लेकर भी एक ऑफिशियल अपडेट सामने आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। काफी सारी मेजर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं साल 2026 के लिए लेटेस्ट ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2026 के बारे में, जो कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट हर साल रिलीज करते हैं। इन्होंने इस साल की लेटेस्ट और अपडेटेड रैंकिंग्स रिलीज करके बताया है कि आज के समय जुलाई 2026 में कौन से देश की सेना का कौन सा विंग है जो एयर पावर के मामले में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और सबसे खास बात यह है कि इस रैंकिंग में जो इंडियन एयरफोर्स को रैंकिंग दी गई है उसने ग्लोबल थिंक टैंक्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स में एक डिबेट छेड़ दी है कि क्या सच में इंडियन एयरफोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि न सिर्फ भारत, ब्रिटेन या फ्रांस बल्कि चाइना की एयरफोर्स को भी हमारी एयरफोर्स ने पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका तो दूर की बात है, चाइना भारत की एयरफोर्स को टक्कर नहीं दे पा रहा है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। रैंकिंग्स के ऊपर जाने से पहले आपको बता दूं कि ये रैंकिंग्स वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने जारी की है और इनकी ये जो रैंकिंग है ये सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि किसी देश के पास कितने फाइटर जेट्स हैं या किसी देश की फ्लीट में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या क्या है। इस रैंकिंग के लिए ट्रू वेल रेटिंग नाम का एक स्पेशल फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है जो कि किसी भी देश की सर्विस की फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करता है। इसमें फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स की क्वालिटी, उनकी मॉडर्नाइजेशन, अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एयर पर्सनल्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी रैंकिंग बनाने में कंसीडर किया गया है। इसके साथ ही अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स के बीच का जो बैलेंस है वो भी, और साथ में देश की जो अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको भी ध्यान में रखा गया है। कहने का मतलब है कि टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट और फ्यूचर में डिलीवरी के लिए ऑन ऑर्डर और कितने एयरक्राफ्ट हैं, इस तरह की सारी चीजों को कंसीडर करके रैंकिंग बनाई गई है और उनको भी वेटेज दी गई है। कहने का मतलब है कि सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और फ्यूचर कैपेबिलिटी को देखकर ये रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें दुनिया के 103 देशों की 129 अलग अलग एयर सर्विसेज और लगभग 48,000 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके ये एनुअल रैंकिंग जारी की गई है। आपने नोटिस किया होगा कि हमने रैंकिंग्स में बार बार सर्विस का नाम इसलिए लिया है क्योंकि रैंकिंग में एयरफोर्स के साथ साथ नेवी और आर्मी की एविएशन विंग को भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि नेवी के पास भी फाइटर जेट से लेकर स्पेशल एयरक्राफ्ट की फ्लीट होती है और साथ में आर्मी भी इन दिनों कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है। अब बात करते हैं रैंकिंग्स के बारे में। रैंकिंग में टॉप 10 की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, यानी कि अमेरिका की एयरफोर्स। उसके बाद नंबर 2 पर भी अमेरिका से यूएस नेवी की एविएशन विंग है। फिर उसके बाद नंबर 3 के ऊपर रशियन एयरफोर्स आती है। उसके बाद रैंक 4 के ऊपर यूएस आर्मी की एविएशन विंग मौजूद है। नंबर 5 के ऊपर भी अगेन अमेरिका की यूएस मरीन्स आ जाती है, यानी कि टॉप 5 में से 4 एयर सर्विस अकेले अमेरिका की हैं। उसके बाद नंबर 6 की बात करें तो 6 के ऊपर इंडियन एयरफोर्स को जगह दी गई है और इंडियन एयरफोर्स के बाद 7 के ऊपर चाइनीज एयरफोर्स को रखा गया है, जिसका मतलब है कि फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स के नंबर बेशक चाइनीज एयरफोर्स के पास ज्यादा हों, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से ऊपर आती है। स्कोर के मामले में भी अच्छा डिफरेंस है। चाइनीज एयरफोर्स का स्कोर है 63 और इंडियन एयरफोर्स का स्कोर है 69। एक और फैक्टर इस रैंकिंग में कंसीडर किया गया है वो है ऑपरेशनल एक्सपीरियंस का। इंडियन एयरफोर्स ने आजादी के बाद अभी तक पाकिस्तान के साथ कई सारे वॉर्स में हिस्सा लिया है और जीत हासिल की है। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस चाइना के केस में मिसिंग है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो इंडियन एयरफोर्स को फेवर करता है। चाइना के बाद रैंक 8 के ऊपर आता है जापान, यानी जापानीज एयरफोर्स। नंबर 9 के ऊपर इजरायली एयरफोर्स और उसके बाद नंबर 10 के ऊपर फ्रेंच एयरफोर्स और 11th के ऊपर यूके की रॉयल एयरफोर्स, जिसने अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भारत से इंस्ट्रक्टर्स मांगे थे। टॉप 10 के बाद 11 से 20 देशों की रैंकिंग्स या आप अपनी वीडियो को पॉज कर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 21 से लेकर 30 तक की ये रैंकिंग्स आ रही हैं, ये भी आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। और अब 31 से लेकर 40 तक की ये रैंकिंग्स हैं, ये भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी देशों की बात करें तो चाइनीज नेवी का जो एविएशन विंग है उसका रैंक है 15th, सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स का रैंक है 17th, पाकिस्तान एयरफोर्स का रैंक है 18th, टर्की की एयरफोर्स का रैंक है 21, जबकि भारत की जो नेवी का एविएशन विंग है उसका रैंक है 27। चाइनीज आर्मी एविएशन का रैंक है 35, जबकि इंडियन आर्मी एविएशन का रैंक है 36, ऑलमोस्ट बराबर। ये थी रैंकिंग्स वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है।
आपका इस रैंकिंग के बारे में क्या कहना है? आपके अकॉर्डिंग क्या ये रैंकिंग सही है, हाँ या फिर ना? आपको ऐसा नहीं लगता है चाइनीज एयरफोर्स ज्यादा स्ट्रांग है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान ने भारत के ऑयल टैंकर शिप को ओमानी कॉरिडोर यानी ओमान के पास वाले रूट से क्रॉस होने से रोक दिया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडियन शिप के क्रू मेंबर्स को चेतावनी देते हुए बोला कि भारत का शिप ओमान वाले रूट से क्रॉस ना हो, वरना उसके ऊपर ईरान मिलिट्री एक्शन लेगा। एग्जैक्टली क्या हुआ वो समझने से पहले आप स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर देख सकते हैं। ये बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके ऊपर है ईरान और नीचे वाली साइड है ओमान। अब इनके बीच में जो ब्लू कलर का पूरा एरिया है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाता है, जहां से पहले सभी देशों के शिप्स फ्रीली क्रॉस होते थे। अब ये जो रेड और ब्लू कलर के बीच में ये ब्लैक कलर का एरिया है जहां से पहले शिप्स आसानी से क्रॉस होते थे। यहाँ पर ईरान ने अंडर वाटर माइंस बिछा दिए हैं जो कि अब माइन एरिया बन गया है, जिसके बाद यहाँ से अब कोई भी शिप क्रॉस नहीं हो सकता है, वरना माइंस की चपेट में आने के कारण शिप्स एक्सप्लोजन का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने के लिए अब केवल 2 रूट बचे थे। एक ये रेड कलर वाला रूट है जो कि ईरान के तट यानी कि ईरान की जमीन के पास से गुजरता है, और ये नीचे ब्लू कलर वाला रूट है जो ओमान की जमीन के पास से गुजरता है। अब हुआ ये कि भारत का शिप इस ओमान के पास वाले रूट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही भारत का ये शिप यहाँ पर बीच में तंग रास्ते के पास पहुंचा, यहाँ से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भारत के शिप को क्रॉस होने नहीं दिया और कहा कि अगर भारत के शिप को क्रॉस होना है तो फिर ओमान नहीं बल्कि ईरान के तट के पास से ये जो रेड कलर वाला रूट है इसका इस्तेमाल किया जाए। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से रेडियो वार्निंग मिलने के बाद भारत के ऑयल टैंकर शिप ने भी रिस्क नहीं लिया और चुपचाप यू टर्न मारकर वहां से वापस आ गया है। हो सकता है कि भारत का ये शिप अगले 1-2 दिन के अंदर ईरान के इस रेड कलर वाले रूट से क्रॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ से आज भी कई सारे शिप्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास किया है। भारत के ऑयल टैंकर शिप ने रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि ईरान ने रिसेंटली इसी ओमान वाले रूट से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे 2 से 3 शिप्स के ऊपर हमला किया था, जिसमें कतर और सऊदी अरेबिया के शिप्स भी शामिल थे। वो भी इसी ओमान वाले रूट से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऊपर हमला करने के बाद ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन वेवर हटा दिया और दोबारा से ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि ईरान चाहता क्या है। ईरान का कहना है कि किसी भी शिप को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना है तो फिर वो हमारे बताए हुए रास्ते से हमारी परमिशन के साथ क्रॉस करे। ओमान के तट के पास का भी रास्ता है, लेकिन ईरान का कहना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने के लिए एक फी चार्ज करेगा, जो फिलहाल तो अभी नहीं ली जा रही है लेकिन आने वाले दिनों में ली जाएगी। अगर ईरान ओमान के तट के पास से ब्लू वाले रास्ते से शिप्स को फ्री में क्रॉस होने देता है तो फिर ईरान को कोई भी शिप टोल पे नहीं करेगा। सभी शिप आसानी से ब्लू वाले रास्ते से यानी कि ओमान के पास वाले रास्ते से क्रॉस हो जाएंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान की परमिशन या फिर ईरान का जो टोल लगाने का प्लान है ये फेल हो जाएगा। इसलिए ईरान शिप्स को ओमान वाले रास्ते से भी क्रॉस होने नहीं दे रहा है, यानी ये जोर जबरदस्ती वाला केस बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने सर्विस फीस जो कि एक तरह का टोल ही है, इसके लिए ओमान को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है, लेकिन ओमान ने ईरान के साथ मिलकर कोई भी फीस चार्ज करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए ईरान अब ओमान वाले रूट को भी फेल करने की कोशिश कर रहा है। वैसे अभी कुछ ही घंटे पहले भारत की सरकार ने भी ईरान सिचुएशन के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत की स्टेटमेंट काफी लंबी है, लेकिन अगेन भारत ने ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नपी तुली सी स्टेटमेंट दी है, जिसमें एक भी देश का नाम नहीं लिया गया है। ना ही ईरान का नाम लिया गया, ना अमेरिका का, ना ही उन कंट्रीज का जिनके ऊपर ईरान ने रिटेलिएशन में स्ट्राइक्स की हैं। भारत ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि वेस्ट एशिया में हाल ही में हुए अटैक्स और बढ़ती हुई टेंशंस को लेकर भारत गहरी चिंता में है। इससे रीजन में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कमजोर होगी। इसलिए भारत सभी पक्षों से अपील करता है कि संयम बरतें, तनाव को कम करें, लोगों की सेफ्टी सुनिश्चित करने के साथ साथ एनर्जी सप्लाईज और इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते में रुकावट ना डालें। सभी पार्टीज शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालें, ये कहना है भारत का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और वेनेजुएला को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इंडियन आर्मी ने अभी कुछ ही घंटे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करके आधिकारिक तौर के ऊपर जानकारी दी है कि ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब इंडियन आर्मी का कंटिजेंट वापस भारत लौटना शुरू हो गया है। ये जो आप वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये भी इंडियन आर्मी ने इशू की है और इसके साथ स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा कि 26 जून को वेनेजुएला में भूकंप आया था और 2 दिन में ही 28 जून को इंडियन आर्मी ने वेनेजुएला में एक फुली ऑपरेशनल फील्ड हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था।
उसके बाद से इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स ने वेनेजुएला के 1900 से भी ज्यादा अर्थक्वेक विक्टिम्स का फ्री में ट्रीटमेंट किया और लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन चलाए। अब ऑपरेशन क्लोज कर भारत की टीम को वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन भारत आगे भी मदद करने के लिए तैयार है, ये कहना है इंडियन आर्मी का। अब ऑपरेशन क्लोज कर भारत की टीम को तो वापस बुलाया जा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भारत वेनेजुएला को अकेला छोड़ रहा है। इंडियन आर्मी को जो इमरजेंसी में ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स दिए थे वो फिलहाल के लिए पूरे हो गए हैं और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे वेनेजुएला की अथॉरिटीज के पास ट्रांसफर कर दी गई है। इसके साथ ही भारत ने यह भी साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भारत की तरफ से वेनेजुएला को देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन मिनिस्टर अताउल्ला उमर भारत की यात्रा के ऊपर आए हुए हैं और भारत में इन्होंने कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा लिया है। भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के साथ भी इन्होंने मीटिंग की है।